नमस्कार। मैं सचिन वर्मा अपने YouTube चैनल सचिन द मैथ मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूं, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हाई स्कूल में ये टॉपिक पूछा जाता है। अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु का उसकी भिन्न भिन्न स्थितियों के आधार पर कुल 6 प्रतिबिंब की स्थितियाँ हमें प्राप्त होती हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं कि किस तरह से हम उन 6 स्थितियों को बड़े आराम से अपनी कॉपी पर सभी प्रतिबिंब एक एक करके बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक मुख्य अक्ष खींचते हैं। मुख्य अक्ष खींचने के लिए स्केल को हम जो कॉपी दी है उसी की एक लाइन पर रखेंगे। अब हम चांदे की सहायता से अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण बनाने के लिए हम इस चांदे को मुख्य अक्ष पर बिल्कुल लंबवत रखेंगे। लंबवत रखने के लिए हम करते हैं कि 90 वाली लाइन है, इसको बिल्कुल इसी लाइन पर जो मुख्य अक्ष खींचा है उस पर हम बिल्कुल पॉइंट करके रखते हैं, जिससे ये चांदा बिल्कुल लंबवत रहेगा। अब 4 लाइन ऊपर और 4 लाइन नीचे हम इस तरह से दर्पण बनाएंगे। इसके पीछे हम पॉलिश कर देते हैं। नाम देंगे इसका M1 M2। अवतल दर्पण में उभरी हुई सतह पर पॉलिश होती है और इसकी धसी हुई सतह परावर्तक का कार्य करती है। इसका मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। P से प्रदर्शित करते हैं इसको। अब इसके 2 बिंदु और चाहिए हमें। एक होता है दर्पण का फोकस और दूसरा दर्पण का वक्रता केंद्र। उसके लिए हम इस स्केल को 6 सेंटीमीटर पर दर्पण के ध्रुव पर रखेंगे। 3 सेंटीमीटर पर हम इसका फोकस और 3 सेंटीमीटर पर फोकस से 3 सेंटी दूरी पर वक्रता केंद्र लेंगे। तो ये तो है हमारा फोकस और ये है वक्रता केंद्र। अब वस्तु तो हमें पता है कहाँ रखी है, अनंत पर। तो अनंत पर कोई दूर स्थित वस्तु होगी बहुत बड़ी, क्योंकि बहुत बड़ी जो वस्तु होगी उसी का प्रतिबिंब दर्पण के द्वारा इस मुख्य अक्ष पर देखा जा सकता है। तो हमने मान लिया कि ए भी कोई वस्तु है, कोई बहुत बड़ी वस्तु, कोई टावर हो सकता है, कोई मीनार हो सकती है इसके द्वारा। अब हम इसका प्रतिबिंब खींचेंगे। तो किरण आरेख बनाने के लिए 3 नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि कोई किरण अगर मुख्य फोकस से होकर जा रही है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरा नियम है, अगर एक किरण वक्रता केंद्र C से होकर जा रही है तो वह अपने ही मार्ग पर दर्पण से टकराकर अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है। और तीसरी किरण है कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर लौटती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ संभव नहीं है, क्योंकि वस्तु मुख्य अक्ष पर नहीं है। मुख्य अक्ष के समांतर किरण हम तभी खींच सकते हैं जब वस्तु मुख्य अक्ष पर रखी हो। तो हम 2 नियमों का पालन करेंगे। दोनों किरणों को मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C से निकालेंगे। तो एक चीज़ और ध्यान रखनी है हमें यहाँ पर कि अनंत से जो भी किरणें आती हैं वो हमेशा समांतर आती हैं। तो एक किरण हमने निकाली है, ये इसके ऊपरी सिरे से मुख्य फोकस से आई और फोकस से जो किरणें आएंगी वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। अब दूसरी किरण निकालेंगे हम वक्रता केंद्र C से। तो वक्रता केंद्र C से जो किरण जाएगी वो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो ये किरण इसके हम जो किरण खींचेंगे वो इस मुख्य अक्ष के जो हमने पहली किरण खींची है उसके समांतर खींचेंगे। तो समांतर इस तरह खींचे, बिल्कुल समांतर रहे
और जो किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है। अब लौटने वाली किरणें देखें जरा कौन कौन सी हैं। ये किरण लौट के आ रही है, मान लो इन किरणों को अगर हम कोई नाम दे देते हैं X और ये Y और ये Z, ठीक है, इसको दे दें L या ABC हम दे चुके हैं, तो M1 M2 चलो LMN दे देते हैं इसको LM। तो ये किरण अब लौटने वाली तो यही है ML, यहाँ लौटने वाली YZ, ये दोनों किरणें एक दूसरे को ये इन पर काट रही हैं। तो जहाँ ये किरणें काटती वहीं प्रतिबिंब बनता है। अब इन किरणों को हम, ये जो जहाँ बिंदु आया है ये प्रतिबिंब का सिर होगा, तो इसको बिल्कुल लंबवत हम मुख्य अक्ष से मिला देंगे। तो अगर हम सही नापों को बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं, बिल्कुल कोई गलती नहीं कर रहे हैं, तो ये बिंदु जो है बिल्कुल दर्पण के फोकस पर होगा। तो ये AB है, इसको कोई नाम दे दें हम, A1 दे दिया और ये B1 दे दिया। तो जो AB वस्तु थी अनंत पर रखी थी उसका प्रतिबिंब A1 B1 बना। अब किरण आरेख तो खिंच गया, इसके साथ साथ इसमें 4 चीज़ें पूछी जाती हैं। तो नंबर 1 पहला पूछा जाता है कि ये प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है। तो उसके लिए हम देख लें, सीधा सीधा है, कुछ सोचने वाली बात नहीं है, कि किरणें अगर वास्तव में काट रही हैं, लौटने वाली किरणें, दर्पण से परावर्तित किरणें अगर वास्तव में काट रही हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक है, और दर्पण से परावर्तित किरणें एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, हमें दिखाई दे रहा है वास्तव में ये काट ही नहीं सकती, तो हम कह देंगे प्रतिबिंब वास्तविक नहीं है। तो ये जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, वास्तविक है, क्योंकि किरणें वास्तव में काट रही हैं। दूसरी बात पूछी जाती है, प्रतिबिंब उल्टा है या सीधा है। तो ये जो बिंदु B1 है वो इस मुख्य अक्ष के नीचे आता है, यानी किरणें, परावर्तित किरणें अगर मुख्य अक्ष के नीचे काटती हैं तो प्रतिबिंब उल्टा है, और ऊपर काटती हैं तो प्रतिबिंब सीधा है। ये धरातल है, पैर हमेशा धरातल पर रहने हैं, तो पैर तो हमेशा इस पर रहेंगे। अगर सिर ऊपर आ रहा है तो हम कह देंगे प्रतिबिंब सीधा है, सिर नीचे आ रहा है तो हम कह देंगे प्रतिबिंब उल्टा है। तो ये जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, उल्टा है। तीसरी बात, आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से कैसा है, छोटा है, बड़ा है, बराबर है। तो दिखाई दे रहा है कि वस्तु तो अनंत पर है तो बहुत बड़ी होगी, उसी का प्रतिबिंब बनेगा, और यहाँ जो प्रतिबिंब बना वो केवल 2 लाइनों में बनना है। तो यहाँ प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, तो प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो वस्तु की तुलना में बहुत छोटा होगा। चौथी चीज, कहाँ बन रहा है, कि अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना है, फोकस पर। ये 4 चीज़ें हमेशा पूछी जाती हैं। इन चारों चीज़ों को बड़े आराम से हम इस किरण आरेख की सहायता से देखकर ही बता सकते हैं। तो ये पहला प्रतिबिंब हो गया जबकि वस्तु अनंत पर रखी है। एक बात मैं यहाँ बता दूं कि प्रतिबिंब हमारा जो बना है वो वास्तविक है और कैसा है, उल्टा है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है, आगे भी जितने प्रतिबिंब बनेंगे, दर्पण में हो, अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, लेंस हो, अवतल लेंस हो, उत्तल लेंस हो, किसी में भी अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो वो उल्टा ही होता है। ठीक, तो हम यहाँ ध्यान रख सकते हैं कि अगर हमसे कहा जाता है कि एक दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक हो या आभासी, तो बता सकते हैं कि अगर प्रतिबिंब उल्टा है तो वो वास्तविक ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है जब वस्तु, अब उसको हम क्या करेंगे, अब अपनी मुख्य अक्ष पर ले आएंगे। अब वस्तु आ गई है अनंत तथा वक्रता केंद्र C के बीच में, तो वही काम फिर से, मुख्य अक्ष खींचेंगे, चांदे की सहायता से 90 डिग्री पर ये लाइन चांदा रखेंगे हम, 4 लाइन ऊपर और 4 लाइन नीचे,
ये दर्पण बना दिया। ये दर्पण का ध्रुव P, द्वारक M1 M2, 3-3 सेंटीमीटर की दूरी पर हम फोकस और वक्रता केंद्र ले लेंगे। ये F है और ये C है। अब हम इस C से इधर मुख्य अक्ष पर कहीं भी वस्तु लिख लेंगे अपनी, और वस्तु हम लिखेंगे वो रखेंगे अपनी दो लाइनों में। A B ये वस्तु हो गई, ठीक है। अब इनका हमें किरण आरेख खींचना है। वस्तु हमारी अब दर्पण के पास आ रही है। तो पहला नियम कि एक किरण, जब वस्तु हमारी मुख्य अक्ष पर आ गई तो एक किरण तो हम बिना सोचे समझे बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर निकाल देंगे। तो जब कॉपी पर बनाएंगे तो ये समांतर रेखा हमें इसमें दिखाई दे जाएगी। ये समांतर रेखा आई, दर्पण से टकराई, और हमें पता है कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर लौटती है। तो ये हो गई परावर्तित किरण। दूसरी किरण हम मुख्य फोकस से निकाल सकते हैं, फोकस से, या हम वक्रता केंद्र C से निकाल सकते हैं। वक्रता केंद्र C से निकालेंगे तो ये हमारे द्वारक के बाहर चली जाएगी, इसलिए हम दूसरी किरण वक्रता केंद्र C से फोकस F से निकालेंगे। तो जो किरण वक्रता केंद्र F से होकर जाती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये जो किरण आएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, परावर्तित किरण। देखें जरा, एक परावर्तित किरण ये जा रही है, दूसरी ये जा रही है, तो दोनों किरणें इस बिंदु पर मिल रही हैं। तो इससे बिल्कुल लंबवत एक रेखा खींच देंगे हम। ये हमारा होगा प्रतिबिंब। इसको नाम दे दें A1 B1। तो जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र C के बीच रखी थी तो उसका प्रतिबिंब जो बना A1 B1 बना। अब फिर वही चार चीज़ें हम देखेंगे इसमें कि कौन कौन सी स्थितियां हैं। प्रतिबिंब की स्थिति पूछी जाती है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है। तो सबसे पहली बात, वास्तविक है या आभासी है। तो दिखाई दे रहा है कि किरणें वास्तव में काट रही हैं, वास्तविक है। उल्टा है या सीधा है, देखने की आवश्यकता वैसे तो नहीं है, बता चुका हूं मैं कि अगर वास्तविक है तो उल्टा ही होगा। देख भी लें, क्योंकि B1 जो बिंदु आ रहा है वो मुख्य अक्ष से नीचे आ रहा है, तो हम कह देंगे प्रतिबिंब उल्टा है। वस्तु की तुलना में आकार कैसा है। वस्तु हमने ली थी 2 लाइनों में और प्रतिबिंब जो आया है वो 2 से कम लाइन में आया है, तो प्रतिबिंब जो बना है वो वस्तु से छोटा बना है। और चौथी बात, कहां बना है, C और F के बीच में। तो वक्रता केंद्र C व फोकस F के बीच कहीं भी प्रतिबिंब ये बन सकता है। ठीक, तो ये आपका दूसरा प्रतिबिंब हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे प्रतिबिंब की ओर। अब वस्तु अभी हमारी कहाँ थी, अनंत पर थी, अब अनंत और C के बीच में आ गई है। अब तीसरी स्थिति में वस्तु जो आ जाएगी हमारी वक्रता केंद्र C पर आ जाएगी। तो अब नंबर 3 पे हम वस्तु रखेंगे वक्रता केंद्र C पर। तो वही काम अपना, मुख्य अक्ष खींचा, बिल्कुल लंबवत रखकर 3-4 लाइन ऊपर और 4 लाइन नीचे हम दर्पण बना देंगे। M1 M2, ये P दर्पण का ध्रुव। अब हम 2 बिंदु लेंगे,
3-3 सेंटीमीटर पर एफ और सी। अब वस्तु रखनी है वक्ता केंद्र सी पर। तो वक्ता केंद्र सी पर बिल्कुल 2 लाइनों में बिल्कुल सीधी हम वस्तु रखेंगे। ये वस्तु ए और ये बी। तो नियम वही है कि एक किरण बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएं, और जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो पता है हमें कि कहाँ से लौटेगी, एफ से होकर लौटेगी। ठीक। दूसरी किरण हम सी से तो निकाल नहीं सकते, एफ से ही निकालेंगे। तो जो किरण मुख्य फोकस एफ से होकर जाएगी वो हमें पता है कि लौट के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इसको हम क्या करेंगे, लौट के मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ये देखें जरा, ये जो काटने वाला बिंदु है वो कहाँ आ रहा है, इसको बिल्कुल लंबवत यहाँ से देख के देखेंगे, और बिल्कुल लंबवत जब रखेंगे तो ये बिंदु बिल्कुल इस सी के नीचे आ रहा है। तो प्रतिबिंब हमारा बन गया, बिंदु वहीं पर आया है, तो उसको दोबारा से नाम दे दें A1 और ये B1। प्रतिबिंब की प्रकृति देखेंगे, प्रतिबिंब कैसा बना है। सबसे पहले नंबर 1, वास्तविक है या आभासी है। तो दिखाई दे रहा है कि किरणें वास्तव में काट रही हैं, वास्तविक है। उल्टा है या सीधा है, उल्टा है, क्योंकि वास्तविक है तो उल्टा ही होगा। और दिखाई भी दे रहा है कि जो बिंदु B1 आ रहा है मुख्य अक्ष के नीचे आ रहा है। तीसरा, आकार, 2 लाइनों में वस्तु मानी थी और 2 लाइनों में ही यहाँ पर प्रतिबिंब आया है, तो बिल्कुल वस्तु के बराबर यहाँ जो प्रतिबिंब आया है बिल्कुल वस्तु के बराबर आया है। और चौथा, कहाँ आया है, वक्रता केंद्र सी पर ही आया है। अगर वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखी है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी पर ही बनेगा। ठीक। तो ये आपको तीसरा प्रतिबिंब क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं चौथा प्रतिबिंब। तो वस्तु को और आगे लाते हैं। अब वस्तु आ गई वक्ता केंद्र सी तथा फोकस एफ के बीच में। हम देख रहे हैं जैसे जैसे प्रतिबिंब हमारा वस्तु हमारी आगे बढ़ती जा रही है, प्रतिबिंब हमारा दर्पण से दूर होता जा रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। वही काम, मुख्य अक्ष खींचा, 90 अंश पर रखिए, बिल्कुल सीधा, और 4 लाइन ऊपर 4 लाइन नीचे। दर्पण बना दिया, दर्पण का द्वारक M1 M2, दर्पण का ध्रुव P। 6 सेंटीमीटर पर दर्पण का ध्रुव रख के 3 सेंटीमीटर पर फोकस और 3 पर वक्ता केंद्र C। और वस्तु रखनी है हमें C तथा F के बीच में। तो C तथा F के बीच में कहीं भी 2 लाइनों में बिल्कुल सीधी वस्तु रख दें। ये हो गई A और B, A इसके पैर हो गए, B इसका सिर हो गया। तो चलिए बनाते हैं प्रतिबिंब। एक किरण में मुख्य अक्ष के समांतर ले जानी है, इसके लिए सोचना ही नहीं होता है। और जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो दर्पण से परावर्तित होकर फोकस से होकर लौटती है। दूसरी किरण हम फोकस से निकाल सकते हैं। तो फोकस से जो किरण जाएगी और हमको ये भी पता है कि जो किरण फोकस से होकर जाती है वो लौट कर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है।
तो ये लौटने वाली किरणें ये दोनों हैं, ये दोनों यहाँ काट रही हैं, जहाँ काट रही हैं उस बिंदु को हम बिल्कुल सीधा मुख्य अक्ष से मिला देंगे। तो ये हमारा इसका प्रतिबिंब बन गया A1 B1। तो ये तो किरण आरेख बन गया। देखें अभी प्रकृति क्या क्या है। पहली कंडीशन वास्तविक है या आभासी है। तो देखिए भाई दिखाई दे रहा है किरणें वास्तव में काट रही हैं, और जब वास्तव में काट रही हैं तो वास्तविक ही होगा, वहाँ तो हम कह ही नहीं सकते कि प्रतिबिंब वास्तविक है या नहीं। नंबर दूसरा उल्टा है सीधा है, तो यहाँ भी बिंदु B1 नीचे है मुख्य अक्ष के, तो यहाँ भी प्रतिबिंब उल्टा है, वास्तविक है तो उल्टा ही होगा। तीसरा आकार, वस्तु हमने ली थी 2 लाइनों में, प्रतिबिंब आया हमारा लगभग 3 लाइनों में, तो वस्तु से बड़ा हो गया, वस्तु से बड़ा। नंबर 4 कहाँ बन रहा है, C से इधर चला गया। जैसे जैसे वस्तु आगे बढ़ती जा रही है प्रतिबिंब हमारा पीछे भगता जा रहा है। तो अब ये C से इधर चला गया। अब C से इधर जो बिंदु है वो कहाँ माना जाएगा हमेशा, अगर ये जो बिंदु आ रहा है वो मुख्य अक्ष पर आ रहा है तो माना जाएगा ये अनंत और C के बीच में। तो C वक्रता केंद्र C तथा अनंत के बीच यहाँ आया हमारा प्रतिबिंब। तो ये हो गया हमारा चौथा प्रतिबिंब। आगे बढ़ते हैं। अब वस्तु को कहाँ लाएंगे हम, वस्तु आ गई हमारी C और F के बीच में। अगला जो बिंदु आएगा वो वस्तु आएगा हमारा F पर। देखिए भाई, चलिए भाई वही काम अपना। मुख्य अक्ष खिंच गया, रखिए भाई 4 लाइन ऊपर 4 लाइन नीचे, पॉलिश कर दो। M1 M2 दर्पण का द्वारक, ये हो गया P दर्पण का ध्रुव। रखिए भाई 6 सेंटीमीटर पर, 3 सेंटीमीटर पर फोकस और 3 पर वक्रता केंद्र। अब वस्तु हमें रखनी है फोकस पर, तो ध्यान रहे वस्तु बिल्कुल सीधी रहे, क्योंकि जो ध्यान रखने वाली बात है कि प्रतिबिंब वस्तु अगर दो किसी बिंदुओं के बीच में रखी है तो प्रतिबिंब हमारा 2 बिंदुओं के बीच में ही आएगा। अगर वस्तु किसी मुख्य बिंदु पर रखी है, वक्रता केंद्र C पर रखी है, F पर रखी है, अनंत पर रखी है, तो हमारा प्रतिबिंब भी किसी न किसी बिंदु पर ही आएगा। तो जो प्रतिबिंब हमारे बिंदु पर रखे हैं, जो वस्तु हमारी निश्चित बिंदुओं पर हैं, उनको हमें बहुत सावधानी देखनी पड़ती है कि जरा सा भी अगर हमारा लाइन अगर इधर से उधर जाती है तो प्रतिबिंब की हमारी स्थिति बिगड़ जाती है। तो वस्तु हो गई है A और B, तो एक किरण तो बिना सोचे समझे बिल्कुल सीधी निकाल देंगे मुख्य अक्ष के समांतर, और जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो लौट के फोकस से होकर जाती है। अब दूसरी किरण हम फोकस से तो निकाल नहीं सकते क्योंकि फोकस प्रतिबंध तो वस्तु रखी है। दूसरी किरण के लिए हमें देखना पड़ेगा वक्रता केंद्र C। तो इसको देखें जरा, तो वक्रता केंद्र C से हिसाब से किरण निकालनी पड़ेगी हमें। यहाँ से किरण आ रही है और जो किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है वो अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है। हम देखेंगे ध्यान से कि जो लौटने वाली किरणें, एक तो ये गई और एक ये गई, ये दोनों किरणें में दिखाई दे रही हैं बिल्कुल समांतर जाएंगी, बिल्कुल समांतर। यहाँ अगर मैंने जरा सी भी गलती नहीं की है तो ये किरणें बिल्कुल समांतर में दिखाई देंगी।
तो सीधी बात है, हमें दिखाई दे रहा है कि समांतर किरणें वैसे तो वास्तव में कहीं नहीं मिलेंगी, तो ये मान लिया जाता है कि ये समांतर किरणें मान लिया कि वास्तव में अनंत पर जाकर कहीं मिलती हैं। तो अब इनकी जो हम प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करेंगे, तो अगर मिलेंगी जाके तो ऐसे ही मिलेंगी जाके धरी, तो वास्तव में ही मिलेंगी, तो प्रतिबिंब ये भी वास्तविक माना जाता है। नंबर दूसरा, उल्टा है सीधा है, तो मुख्य अक्ष ये है और मिलेंगी तो इसके नीचे ही मिलेंगी जाके, तो ये उल्टा ही प्रतिबिंब बनेगा। और वैसे भी अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो उल्टा ही होगा, और उल्टा है तो वास्तविक होगा। अगर हमको यहाँ कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि भाई वास्तविक क्यों है, तो वास्तविक का कन्फ्यूजन में हो सकता है, लेकिन ये कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ये उल्टा है, क्योंकि अगर किरणें कहीं पे जाके मिली तो वो मुख्य अक्ष के नीचे ही मिलेंगी, तो अगर नीचे मिलेंगी तो उल्टा बनेगा, उल्टा है तो वास्तविक होगा। तीसरा बिंदु कि वस्तु का आकार क्या होगा, तो वही ये आकार जो वस्तु है वो पता नहीं कहाँ जाके मिलेगा, और उस बिंदु से जब हम मुख्य अक्ष को मिलाएंगे तो उसका आकार बहुत बड़ा होगा। तो इस वस्तु का जो आकार होगा वो प्रतिबिंब का आकार जो होगा वो वस्तु से बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा। और नंबर 4, कहाँ बनेगा, पता नहीं कहाँ बनेगा, बहुत दूर जाकर बोल देंगे हम ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। ठीक, हम जरा देखें ध्यान से, पहला प्रतिबिंब हमारा अनंत पर, पहली वस्तु हमारी अनंत पर रखी थी तो प्रतिबिंब हमारा फोकस पर बना था। ये वाला वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनना है। तो यहाँ अनंत और फोकस को हम संयुग्मी बिंदु कह सकते हैं। ठीक, तो पांचवा प्रतिबिंब बन गया हमारा जब वस्तु फोकस एफ पर रखी है। अब आते हैं हम लास्ट अंतिम छठवां प्रतिबिंब कि वस्तु को हम एफ से और पी की तरफ ले आएंगे। ये दिखाई दे रहा है एफ है और एफ से पी की ओर और लाएंगे। ठीक है, तो ये अंतिम इसलिए होता है क्योंकि भाई प्रतिबिंब वस्तु को हम एफ से पी की ओर ला सकते हैं, लेकिन ना तो वस्तु को हम पी पर रख सकते हैं ना इससे आगे ले जा सकते हैं, इसलिए छठवां लास्ट प्रतिबिंब है। तो देखें जरा वही काम, मुख्य अक्ष खींचा, चांदा रख के 3 लाइन ऊपर 3 लाइन वो सॉरी 4 लाइन ऊपर 4 लाइन नीचे हमने दर्पण बना दिया। दर्पण का द्वारक M1 M2, दर्पण का ध्रुव P 6 सेंटीमीटर पर रख देते हैं अपना स्केल, 3 सेंटीमीटर पर फोकस और 3 पर वक्रता केंद्र C। अब वस्तु रखनी है हमें F और P के बीच में कहीं भी, तो F और P के बीच में कहीं भी वस्तु रख देते हैं हम, बिल्कुल सीधी रखेंगे। ए पैर होते हैं वस्तु के, B सिर होता है, कैसे ही मान सकते हैं। तो पहली किरण जो निकालेंगे वो हम आराम से इसके सीधे निकाल सकते हैं। जो किरण सीधी जाएगी वो लौटकर फोकस से होकर जाती है, तो ये तो हो गई पहली किरण हमारी। दूसरी किरण हम एफ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और सी से भी निकाल सकते हैं, तो जिससे चाहे उससे, दोनों से, क्योंकि हमारे पास जो किरणें जा रही हैं वो हमारे द्वारक के अंदर आनी चाहिए। तो सी वाली किरण भी द्वारक में आ जाएगी और एफ वाली द्वारक में आ जाएगी। तो मैं इस प्रतिबिंब को सी से बनाता हूँ। ये सी से होती हुई किरण आ रही है ये। अब ये क्लियर है कि सी वाले में हमें ये ध्यान रखना है कि जो किरण लौटेगी वो इसी मार्ग पर वापस लौट आएगी। तो लौटने वाली किरण एक तो ये आ रही है और एक ही जा रही है। हम देख रहे हैं कि वास्तव में ये किरणें दूर होती जा रही हैं, दूर होती जा रही हैं, तो हम ये कैसे भी नहीं कह सकते ये किरणें कहीं मिलेंगी जाके, ठीक है। लेकिन अगर हम किरणों को पीछे बढ़ा दें, पीछे अगर इनको बढ़ाया तो ये किरणें जो आएंगी वो डॉटेड आएंगी, क्योंकि ये किरणें हैं नहीं,
बस इनको हम मान ले रहे हैं कि किरणें पीछे हमने अपनी तरफ से बढ़ा दी है। तो पीछे बढ़ाने पर ये एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। कह सकते हैं कि ये किरणें इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो इस बिंदु को हम अगर बिल्कुल सीधा मुख्य अक्ष से मिला दें तो इस वस्तु का प्रतिबिंब ये बनेगा A1 B1। तो वस्तु AB का जो प्रतिबिंब बना A1 B1 बना। तो ये छठवां किरण आरेख है। अच्छा, अब यहाँ देखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में। सबसे पहले प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है। तो यहाँ हम क्लियर दिखाई दे रहा है कि किरणें वास्तव में तो कहीं मिलेंगी ही नहीं, पीछे बढ़ाने पर किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अगर मिलने पर प्रतीत हो रही, सीधी बात है, तो प्रतिबिंब यहाँ वास्तविक नहीं है। क्लियर दिखाई दे रहा है प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, वास्तव में किरणें नहीं मिलेंगी। दूसरी चीज उल्टा है, सीधा है, बिंदु B1 दिखाई दे रहा है हमें, मुख्य अक्ष के ऊपर आ रहा है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा ही होगा। पहले ही बताया था कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं और आभासी सीधे। तो आभासी तो सीधा हो गया। तीसरी चीज वस्तु का आकार। तो आकार दिखाई दे रहा है कि वस्तु हमने 2 लाइन में ली थी, प्रतिबिंब हमारी 3 से भी ज़्यादा लाइन में है। तो वस्तु से कैसा बनेगा, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। और चौथी चीज कहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है। अभी तक तो सारे प्रतिबिंब हमारे दर्पण के सामने थे, लेकिन ये प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। तो अगला जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे है। तो इस तरह से ये 6 प्रतिबिंब बने हैं अवतल दर्पण के द्वारा। बड़ी आसानी से इनको आप प्रैक्टिस करके 6 प्रतिबिंब बनाना सीख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।